हमारा नहीं खींचा, तो खड़ी हुई थे यार पानी के लिए। ठीक है आओ तुम अंदर को अंदर नहीं तेरा अंदर को बढ़िया वीडियो खींच रहा हूँ यार। तेरा तो व्रत नहीं है, व्रत का ब्रेक ले लिया चलो
आगे दर्द कोई दिक्कत ना आवे, ठीक है। कौन बुला रहा था? The brief and our delegate. जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने, दीप जलाकर आगाज कर दो। Now we would like to request our guest of honor, साध्वी कृष्णनंद सरस्वती जी महाराज, साध्वी अंबिका जी, श्री नंद किशोर sir, and Pooja Sabrawal ma'am, Dr. Rohit Sane sir, for lighting the lamp before Dhanvantri Vandana. नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां चव्योमवतारणीवारिवहिनं पञ्चप्रपञ्चमज्जयदेहे भाजम् संताप संपात जरा जरांतकं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं। कि हम आज के समय में हृदय से संबंधित हो रही अनेक बीमारियों से कैसे बच सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं। Thank you Pooja for sharing your thoughts on World Heart Day. Now I would also like to share a quote on this. If a good face is a letter of recommendation, a good श्री धाम वृंदावन की पावन व्रत पर आप सभी अतिथि, हमारे स्पीकर्स, गुरुजन और आप सभी वैद्यगण और भविष्य वैद्यों का मैं अभिनंदन मिश्रा, फाउंडर BMS एंड डायरेक्टर वस्कन आयुर्वेदा की तरफ से आप सभी का स्वागत एवं सशक्त अभिनंदन करता हूँ। आज विश्व हृदय दिवस है, जिस पर हम हमारे देश से विभिन्न जगह से आए हुए हमारे स्पीकर हृदय पे आयुर्वेद को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में आपको अपनी क्लिनिकल स्टडी, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे और आप सब इनको सुनिए और हमारे स्पीकर्स एक से एक अपने बारे में बताएंगे। हमारे डॉक्टर रोहित साने सर, हु इज द फाउंडर ऑफ माधवा
Madhurga India Heart Clinics, more than 230 plus clinics in overall India. One thing more, he is MBBS and MS. He is MBBS and MS. His father was Vaid and he सबने अपनी प्रैक्टिसेस अपने पिताजी से सीखा और उन्होंने अपनी लाइफ बहुत स्ट्रगल किया और आज वो हम ये जो हमारा इवेंट है ये हम वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन के पार्टनरशिप में कर रहे हैं और सर हमारे यहाँ वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन पूरे विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जिसके सर ऑलरेडी मेंबर हैं। सर अमेरिका के रिक्वेस्ट से यहाँ आए हुए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। डॉक्टर रोहित चांद सर, ये भी टीम ये बीएमएस अवार्ड के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी है। हमारी दूसरी स्पीकर डॉक्टर पूजा सोनवाल मैम, मुझे मेंटोर है ये बीएमएस अवार्ड। नाउ इंट्रोड्यूसिंग ये बीएमएस अवार्ड एंड वस्कन आयुर्वेदा। वस्कन आयुर्वेदा is a platform of Ayurvedic students and practitioners. Here we are creating a way toward of Ayurveda, मतलब एक ऐसा रास्ता जो आयुर्वेद की दुनिया की तरफ जाता हो, जहाँ पर हमें आयुर्वेद की सब कुछ उपस्थिति हो, मतलब हमें कहीं अलग न जाना पड़े। तो हम इस चीज को एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वस्कन आयुर्वेदा। वस्कन आयुर्वेदा की पहली इनिशिएटिव है ये बीएमएस बॉस। आप लोग कितने लोग ये बीएमएस बॉस पहले से जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। ये BMS बॉस is an innovative, creative and fastest growing platform of Ayurvedic students and practitioners. हम हर कॉलेज आयुर्वेद में कुछ करना चाहते हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ कनेक्ट हुई और एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म आयुर्वेद को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म क्यों लेके चलते हैं। वस्कन आयुर्वेद, इंक्लूडिंग वस्कन आयुर्वेदा। वस्कन आयुर्वेदा इज a name on our grandfather वैद रामचंद्र केदारनाथ मिश्रा आयुर्वेदा। Myself, I am in third generation in Ayurveda. Our grandfather, our father, since 1968 practices in Ayurveda. So thank you all of you. और आप ये प्रोग्राम हमारा पहले दिल्ली में डिसाइडेड था, बट बाद में हम वृंदावन किए। यहाँ कहा जाता है गली गली में संत जहाँ राधा नाम का जहाँ धन है, गली गली में संत जहाँ राधा नाम का जहाँ धन है, जहाँ बहे धारा प्रेम की प्यारे, ऐसा हमारा वृंदावन है। धन्यवाद। Please give a huge round of applause. खींच क्लिक कर फटाफट लिख। छोड़ो। Dr. Bhupendra Mani Tripathi sir to come upon the stage. Dr. Pooja Sabharwal ma'am, who is Ayurveda practitioner and researcher working in Ayurveda field since 2006. At present, she is assistant professor of Ayurveda and consultant at CB Pack, New Delhi, Government of India. She has a vast experience in India and abroad for practicing and propagating Ayurveda. She has visited Latvia, Germany, London, Dubai and Malaysia, Brazil and Caribbean. She was invited by Embassy of India for Latvia and Sweden, Ministry of Health, Brazil, for promoting of Ayurveda. As per part of
campaign to promote Ayurveda. She participated in the dialogue with various prominent doctors, oncologists, and regulators for Ministry of Health of various countries. She is author of Ayurveda book on Yoga Charak and its relation to Ayurveda. She has published over 35 papers at national and international journals. Dr. Pooja Sabarwal ma'am is engaged in extensive research in cancer treatment through Ayurveda. She is a part of 2 projects related to integrative oncology. She has received National Human Rights Award from All India Human Rights Association and Ayurveda Excellence Award from Union Ministry of Communication. She has been international coordinator for various international Ayurveda conferences. She is associated with various consultant, assistant medical superintendent at Shri Dhanvantri Ayurveda College and Dapur Hospital, Chandigarh. She also served as Ayurveda consultant in Germany on deputation from Department of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Please give a huge round of applause for ma'am. A very good morning, all the dignitaries present here. My co-speakers of today's this seminar, Dr. Rohit Saneji, Dr. Bhupendra Mahindra Patil जी, मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके हाथों से आज के इस शुभ दिन में और इस धरती पर, वृंदावन की धरती पर, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ वृंदावन में, तो मुझे लगता है कि ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो आज के इतने शुभ दिन में आप सब लोगों के सामने और इतने महान हस्तियों के सामने ये मुझे स्वागत मिला और मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ आज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स दिस बडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत ही प्राउड की बात है कि इतनी छोटी उम्र में और इतनी यूनिटी के साथ आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आई कैन सी माई को स्पीकर डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी। गुड मॉर्निंग सर। सो यू आर ऑलरेडी हियर। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। तो आज आप लोग बहुत ही दिग्गज जो स्पीकर्स हैं आयुर्वेद फील्ड में, उनको सबको सुनेंगे और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप सब लोग साथ साथ में अपने नोट्स बनाइए। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा आई थिंक DMS के स्टूडेंट्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आप लोग साथ साथ में अपने प्लीज सीरियसली सुनिएगा लेक्चर्स को और साथ साथ में अपने नोट्स बनाइए। ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ आपको एजुकेशन भी देने वाली है। तो जो मैं बात कर रही थी कि आई एम फीलिंग सो प्राउड कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आता है, बिफोर स्टार्टिंग माय टेक्निकल प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू गिव फ्यू नोट्स टू यू, जो कि मेरी अपनी खुद की जो फीलिंग्स है वो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट आता है, जब वो DMS फर्स्ट ईयर में आता है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स तक उसके डायलेमा होता है। इंटेंशनली आई एम स्पीकिंग इन हिंदी और मिक्स लैंग्वेज यूज करूँगी क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है एज अ टेक्नीशियन। फर्स्ट 6 मंथ्स तक उसके ये डायलेमा रहता है कि मुझे DMS में रहना है या मुझे MBBS में जाना है। इज इट और नॉट? टेल मी ऑनेस्टली, राइट? जब मैं उससे मेरे इनिशियल जो फ्यू लेक्चर्स होते हैं, वो लेक्चर्स में मैं उनके साथ टेक्निकल सिलेबस की बातें नहीं करती हूँ, मैं उनसे पर्सनल कम्युनिकेशन करती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका विजन क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, राइट? तो 6 मंथ्स तक तो उनके जो डायलेमा होता है वो ये रहता है कि मुझे रिपीट करना है, मुझे फिर से अटेम्प्ट करना है, राइट? क्योंकि उनका जो विजन है वो क्लियर नहीं होता। जब हम उनको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि DMS में बहुत पोटेंशियल है, बहुत वास्ट पोटेंशियल है, आप लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी काम करने के लिए, आई थिंक उनके दिमाग में वो बात जाती है क्योंकि यू ऑल आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड,
ठीक है, और आपको आते ही जो है वो संस्कृत के श्लोक और ये सब चीजें पढ़ना पड़ता है। ओके, तो वो दैट इज नॉट मैचिंग एक्चुअली। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी स्पीच सुनी। थोड़े ही दिन पहले उन्होंने बोला कि आयुर्वेद में बहुत पोटेंशियल है, बट साथ में एक बट भी था उनके। वो बट क्या था कि आयुर्वेद जो साइंस है उसमें साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंसेस की जरूरत है, उसमें रिसर्च की जरूरत है। 5000 साल पुरानी साइंस है, हम सब जानते हैं, हम सब हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को बोलते हैं, ठीक है। पर इस साइंस को डॉक्यूमेंट करना रिसर्च की लैंग्वेज में, कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में, ताकि जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको हम अपने थॉट्स को बता सकें, उनको कम्युनिकेट कर सकें। अगर आपके पास एक इंटरनेशनल कोई साइंटिस्ट है, उसके सामने आप जाकर श्लोक बोलने शुरू कर दो, तो क्या उसको समझ आएगा? ठीक है, चाहे उस श्लोक की कितनी भी पोटेंशियल हो, कितना भी उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड हो, अगर इफ यू आर गोइंग टू स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिशनल लैंग्वेज, अभी आएगा भैया, स्टैंड 10 मिनट बाद ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। उसके बहुत मतलब वो हो जाएगा। उठाएगा बाइक पे चल रहा But if you are going to place that fundamental concept in the scientific language, in the contemporary language, he will definitely accept that. At least accept नहीं करेगा तो उसको understanding तो बनेगी ना उसकी, ठीक है? That is what I am going to speak today. My topic is, yes, is it audible? So the topic is, you can see, scientific explanation of मातृजाति भाव, 6 procreative factors। हम लोग ये सोचते हैं कि एक साइंस की जो तरक्की है, जब हम वो इंटरवेंशनल स्टडीज करते हैं, मेडिसिन देते हैं, ठीक है, एक पेशेंट को ठीक कर देते हैं, सिर्फ उसी से होती है। नहीं, ये पहला स्टेप नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज टू डू द फंडामेंटल रिसर्च स्टडीज। जो भी आपके फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में चरक पढ़ते हैं, हम सुश्रुत पढ़ते हैं, अष्टांग पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है। हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें वो श्लोक लर्न करने हैं, हमें पास होना है, ये हमारा एक फाउंडेशन हो जाती है कि हमें वो लिखना है और हमें पास होना है। कितने लोग उस श्लोक को साइंटिफिकली समझते हैं, ये बताइए। उसको कभी समझने की कोशिश करते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा। उसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश कुछ करते भी होंगे, ठीक है, वही काम करना है। बिफोर इंटरवेंशन ऑफ मेडिसिन we have to explore the fundamental concepts which are written in our Ayurvedic text, right? So what I am doing, that's what I am going to show you. The scientific explanation of Matrajati Bhav, that is 6 procreative factors for prevalence of cardiovascular diseases as FOAD. FOAD is feature origin of adult diseases in purview of epigenetics. बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाती हूँ। मातृजाति भाव, 6 प्रोक्रिएटिव फैक्टर्स कितने लोगों ने सुना है? सब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। 6 प्रोक्रिएटिव फैक्टर्स और मातृजाति भाव कितने लोगों ने सुना है? रेज योर हैंड्स प्लीज। मातृजाति भाव, ओनली वन हैंड। गर्भशाली पढ़ा है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में? गर्भशाली पढ़ा है, उसमें षड्दर्भ भाव है कि नहीं है? कौन कौन से भाव हैं? तो मालूम है आप लोगों को, ठीक है। जब मैंने मातृजाति भाव बोला, 6 प्रोक्रिएटिव फैक्टर्स बोला, तो किसी को समझ नहीं आया। जब मैंने उसको लैंग्वेज ट्रेडिशनल यूज करी तो तब आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। इंस्टीट्यूट where I am working, and I can see one of my postgraduate student, Dr. Mishra ji. So he is sitting there. Next please. So आज जो वर्ल्ड हार्ट डे है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। We know that there is a worldwide epidemic of cardiovascular diseases causing not only a public health issue but also accounting for trillions of dollars of healthcare expenditure. And I think Dr. Rohit Sanya sir will advocate this statement. Studies pertaining to epidemiology, pathophysiology of cardiovascular medicine. Next please. And this term, the impact of epigenetics in cardiovascular disease, is now emerging as an important regulatory
key player at different levels from pathophysiology to therapeutics. चलिए सबसे पहले मुझे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने दीजिए, आपके लिए वर्ड्स नहीं होंगे एपिजेनेटिक्स की FOAD, राइट? ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है FOAD का, मात्राजाली भावों का, 6 प्रोग्रेटिव फैक्टर्स का हमारी संहिताओं में, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है और इसमें इतना पोटेंशियल है कि जो अभी जो लेटेस्ट साइंस है, 20 इयर्स ओल्ड साइंस ओनली, दैट इज द एपिजेनेटिक्स, ठीक है? सुना है किसी ने एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स सुना है? ओके, अबाउट दैट इज नाउअडेज इट इज एपिजेनेटिक्स. एपिजेनेटिक्स साइंस ये कहती है कि यू कैन चेंज योर जेनेटिक expression of your genetic code. You cannot change your genes, but definitely you can change the expression of your genes. कैसे? अगर कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल है किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को की मैनिफेस्टेशन के लिए, डिजीज करने के लिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपकी प्रकृति एक बार कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी, ठीक है? और उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जो मात्राजाली भाव बताए गए हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ. एक बार जब आपकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? बट there is a possibility to change the expression of that gene. That is the science which is epigenetics, right? And this concept is already written in our Ayurvedic text. कि जो मात्राजाली भाव हैं, एक बार मात्रज और पित्रज के जो भाव हैं वो मिलने से कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है, बट उसके अलावा भी जो भाव हैं, ठीक है, सत्वज, सात्विक, आत्मज भाव है, वो सारे के सारे एक जो उसका एनवायरनमेंट होता है, इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट, ठीक है, इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं. ये बात समझ में आ रही है आपको? मैं बहुत आप लोगों के लेवल पे जाके बात कर रही हूँ, ठीक है? जो ये भाव हैं सारे, ये इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं. मात्रज और पित्रज भावों के मिलने से एक बार जेनेटिक कोड बन गया, दैट्स फाइन, बट जो दूसरे भाव हैं वो इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है? वो जो एनवायरनमेंट है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ दोस जीन्स. अगर एक बार जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर वो जीन रिस्पॉन्सिबल जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए है वो बन चुकी है, बट अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन, एंड हियर इट इज द कांसेप्ट ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. और जो FOAD का कांसेप्ट है दैट इज फीचर ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेस, मतलब एडल्टहुड में डिजीज हुई, राइट? डिजीज तो हुई किसमें? एडल्टहुड में, पर उसका जो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर था दैट वाज ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ, fetal, when the stage of fetus was there, that is the fetal origin of adult disease. कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है? It's a totally new concept, it's totally unique concept, but वो यूनिक और नया होने, इनोवेटिव होने के साथ साथ जो आज की कंटेम्प्रेरी साइंस है वो इसको मानती है. कैसे? जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो षट दर्पर भाव में 6 प्रोग्रेटिव फैक्टर्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है? दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ इम्पैक्ट ऑन द इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है? अब जो वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो इम्पैक्ट हुआ तो दैट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन एडल्टहुड, ठीक है? तो वो क्या हुआ? फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज. और इसके पीछे जो साइंस है वो कौन सी साइंस है? साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स, ठीक है? जेनेटिक्स तो हो गया, स्टडी हो गई, गैमेट्स बन गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सब कुछ हो गया, बट जो उनका एक्सप्रेशन चेंज होना, और वो एक्सप्रेशन क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ दी 6 प्रोग्रेटिव फैक्टर्स जो हमारे षट दर्पर भाव आयुर्वेद में बताए हैं. अब बताइए, तो 5000 साल पहले जो चीज बताई गई थी, षट दर्पर भाव जो बताए गए थे, तो आज की जो साइंस 30 साल पुरानी साइंस है सिर्फ एपिजेनेटिक्स, वो वही बात कर रही है जो 5000 साल पहले. अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कोई होती है, तो उसका कारण जो है वो जरूरी नहीं कि हमारी अपनी खुद की डाइट और लाइफस्टाइल है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ दी 6 प्रोग्रेटिव फैक्टर्स जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में हमारे थे. तो अब आप बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट है साइंटिफिकली वैलिडेट कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते? हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इसको हम साइंटिफिकली वैलिडेट कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन ये आता है,
उन्होंने लिखा है उसको मैंने आपको बता दिया कि इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड ये है। अब उसको आप वैलिडेट कैसे करेंगे? हम बात करते हैं आयुर्वेद बहुत महान है, आयुर्वेद में बहुत पोटेंशियल है, मोदी जी भी हमारे बहुत आयुर्वेद को बहुत लाइक करते हैं और उसको काफी आगे तक लेके जा रहे हैं। बट उन्होंने फिर क्वेश्चन मार्क डाला है कि आपको उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी, एविडेंसेस क्रिएट करनी। तो कैसे एविडेंस क्रिएट करोगे बेटा आप लोग? बाय डूइंग द रिसर्च स्टडीज, ठीक है? रिसर्च स्टडीज करोगे। इसी को हमने, इस कॉन्सेप्ट को ही हमने एक बेस बनाकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के साथ कोलैबोरेशन करके, 2 मेरे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की स्टडी ऑलरेडी हमारी हो चुकी है और सेकंड इज गोइंग ऑन। सो नेक्स्ट प्लीज। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। आयुर्वेदा व्हिच इज अ कंप्लीट एंड होलिस्टिक हेल्थ साइंस नॉट ओनली डील विद द प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है? हम कहते हैं ना स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रचना, मात्र से विकार रचना, यहाँ तक सीमित नहीं है आयुर्वेद, ठीक है? इसके बियॉन्ड भी है, बट ऑल्सो हैज अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन द फील्ड ऑफ हेल्दी प्रोजेनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्दी प्रोजेनी? हेल्दी प्रोजेनी डिजीज फ्री वंश का आगे बढ़ना, ठीक है? षडदर्तर भाव 6 प्रोक्रिएटिव फैक्टर्स ऑफ प्रोजेनी हैव बीन, ये सब मैंने बताया आपको, मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्मय, रसज एंड सत्वज, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द origin of a organism. Next please. We know that healthy mother, father, proper diet of the mother, practice of wholesome living, dietary regimen, healthy mind, psychological status of parents, and good deeds of soul in previous incarnation, even they play a prime role in achieving healthy offspring, that's structuring a healthy family, society, and nation. ये मैं आपको basis upon the basis of different citation बता रही हूँ। 6 procreative factors, they play a prime role in formation of embryo. Next please. So these Shadbhavas are not only responsible for the structural growth, but also responsible for psychological, spiritual and emotional factors. And it is very clear that maternal and paternal factors are mostly, जैसा मैंने आपको बताया, are responsible for anatomical development, while other factors, Atma, Sattva, are responsible for the psychological development. So the combination of these procreative factors is must for healthy offspring. Next please. So any disturbance in the स्रोतस at the minute level, जो कि गर्भज स्रोतस है, स्रोतस पढ़े हैं आप सब लोगों ने, ठीक है? चैनल्स, तो ऑब्वियसली गर्भ में भी स्रोतस होता होगा ना? तो जो गर्भज स्रोतस हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, एंड नेग्लिजेंस टुवर्ड 6 procreative factors either structurally or functionally and psychologically leads to fetal origin of adult diseases. Next please. So ये एक डाटा से रिलेटेड है। डाटा बताता है कि 3 to 5% all birth results in congenital malformations, 20 to 30% of all infant deaths are due to genetic disorders, 30 to 50 of post neonatal deaths are due to congenital malformations. Next please. 10% of chronic diseases, जिसमें कि हार्ट डिजीज भी आती है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड आर्थराइटिस, which occur in the adult population, have a significant genetic component. And ये जो है the new genetics and clinical practice second edition, जो ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी से यूनिवर्सिटी से ये लिया गया है। नेक्स्ट प्लीज। सो ये मैं सारी बात आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट प्लीज। सो जो ये एफओईडी का कॉन्सेप्ट है, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं डेविड बार्कर, उन्होंने दिया था। He was the earliest proponent of the theory of fetal origin of adult diseases, promoting the theory to be denoted as Barker's hypothesis. So he had noticed that the poorest areas of England were the same areas with the highest rate of heart disease, unearthing the predictive relationship between low birth weight and adult diseases. कभी ये बात सुनी थी कि आपको जो एडल्टहुड में होने वाली डिजीज है पेशेंट्स में, कभी आप अपनी क्लिनिक पे बैठ के पूछते हैं किसी पेशेंट से कि आपकी मदर जो है वो की प्रेगनेंसी आपके टाइम जब आपने पैदा होना था तो उसकी प्रेगनेंसी कैसी थी, क्या उसने कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं खाई थी, क्या उसने कोई ऐसी डाइट तो नहीं पर्टिकुलरली ली थी, उसका हैबिटेट क्या था, कहाँ पे आप पैदा हुए थे? क्या हम इन बातों को पूछते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में? बताइए, पूछते हैं हम? क्या नहीं पूछते, जनरली इग्नोर करते हैं हम लोग इसको, इस हिस्ट्री को हम इतना रेलेवेंट नहीं मानते। हम लोग नॉर्मली बेस्ड ऑन द सिम्टम्स और रिपोर्ट्स देखते हैं और चलिए हो गया काम।
ठीक है। और पता नहीं कितने लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, ये भी मुझे नहीं पता। क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो है वो सब लोग मांग करते हैं ब्रिज कोर्स करवाओ, और सब लोग कहते हैं कि हमें जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट लॉ कर दो। मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूँ। जब आप आयुर्वेद फील्ड में हो, आप इतना बात करते हो कि आयुर्वेद में पोटेंशियल है प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, आपको क्या जरूरत है एलोपैथी के पीछे भागने की? देयर इज नो नीड। काम इसकी तरफ अट्रैक्ट होइए, आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल जो है वो प्रैक्टिशनर भी बनेंगे, एकेडमिशियन भी बनेंगे और रिसर्चर भी बनेंगे। जिस फील्ड में चले जाओ, जिसको हाथ लगा दो, आयुर्वेद को उठा के एक बार एक्सप्लोर करना तो स्टार्ट करो। चाहे आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, चाहे आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, चाहे आप रिसर्च में जाना चाहते हो, जस्ट एक बार उस तरह से सोचने की जरूरत है। आप नासा तक पहुंचोगे। ऑलरेडी आयुर्वेद पहुंच चुका है नासा तक। मैं बताऊंगी कैसे। क्वांटम फिजिक्स सुना है आपने? ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमारे आयुर्वेद से कोरिलेट होता है या नहीं होता? कभी जानने की कोशिश की है? हाँ, प्रमाण और ये सब चीजें बताई हुई हैं। तो ये बहुत काफी इसमें सीरीज ऑफ लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है आपको उस लेवल पे बताने के लिए। तो आप लोग एज वेल एज फंक्शंस ऑफ द बॉडी, perfection of all these procreative factors in turn of their assigned structures and functions leads to a healthy progeny. Next please. So this is the article which was published, impact of 6 procreative factors on the growth of girth in the manifestation of fetal origin of adult diseases. This was published along with my postgraduate student. I would like to mention his name, Dr. Chetan Chaudhary, and all along with Dr. Reema Dada. She is professor and head of Lab of Genetics, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. उनके साथ हमने ये स्टडी करी है। नेक्स्ट प्लीज। ये आर्टिकल अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट ये मैं सब बातें आपको एक उसमें जिस इसका बता चुकी हूँ। नेक्स्ट। तो ये जो सारे भाव हैं आप लोगों ने कभी पढ़े थे फर्स्ट ईयर में? सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए पढ़े थे? कोई बता पाएगा मुझे कि मात्रज भाव जो है वो उनसे उत्पन्न होने वाले कौन कौन से स्ट्रक्चर? यस, भाव से उत्पन्न होते हैं जितने सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं। कितने टोटल भाव हैं? टोटल भाव होते हैं 6। हाँ, और उसमें से मात्रज भाव? मात्रज भाव में जैसे ये एग्जांपल दे सकते हैं हम, ये सारे बताए हैं बेटा यहाँ पर। जितने ऑर्गन होते हैं ना वो सब मात्रज भाव से बनते हैं। नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, जितने सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो सारे मात्रज भाव से उत्पन्न होने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे पित्रज, आत्मज, सात्मज, रसज एंड सर्पज। नेक्स्ट। सो जो एज पर दी अब एपिजेनेटिक्स और एफओएडी का सीबीडी से क्या लेना देना, और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं उनसे क्या लेना देना है। मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, we know that it represents a huge burden to society. That is why Dr. Rohit Sane sir has created chain of almost 60, right? So because of this burden, this need is there. So it is recognized that environmental and individual lifestyle, एक तो FOAD का बेटा कॉन्सेप्ट है, fetal origin of adult diseases का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक बार पैदा हो जाते हो, अगर आपके वो फिनोटाइप में जेनेटिक एक्सप्रेशन आपका अगर वो चेंज भी हो गया आपके इंट्रायूट्राइन लाइफ में, when you are growing, even then there is a possibility of change that genetic expression, right? ठीक है, आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय कोई भी जीन जो है वो गड़बड़ नहीं थी जो कि इन फ्यूचर आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज करती, बट वो ये जो 6 भाव थे उनकी वजह से जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हुआ, जो कि जो साइंस क्या है, एपिजेनेटिक है, जिसकी वजह से आप प्रोन हो इसके कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अडल्टहुड में, जब आप 30 साल के हो, जब आप 25 साल के हो, ठीक है। बट जो ये वाला टाइम स्पैन है 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, तब भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो चेंज हुआ एक्सप्रेशन है उसको फिर से आप चेंज कर सकते हैं। कैसे 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 चेंज करोगे वो जो चेंज हुआ एक्सप्रेशन है, जो जिसकी वजह से आप हो सकते हैं, कैसे बताए, कोई बताएगा? With proper diet and lifestyle, there is certainly a possibility to change the expression of that genetic expression of that gene, which is going to create a problem in adulthood with the help of diet and lifestyle. Nowadays, n number of studies are available which are showing the epigenetic impact of
a particular diet and a particular lifestyle, and even with the help of the Ayurvedic formulations. Certainly we can have the impact on genetic expression of the genes which were there because of these 6 procreative factors. Next please. Next. So what is epigenetics? ये 2-3 slides में मैं आपको बताना चाहती हूँ. The study of how we can change the expression of genes, our genes, without changing the sequence of actual DNA or the genetic code. ये मैंने पहले भी आपको बताया. Epigenetics is the study of changing genetics without actually touching the genes. Next please. So if we do not expect the unexpected, we will never find it. We have to find that. Next. Epigenetics is literally lifestyle. It controls beyond genetics is a new field of biology that is exploring the effect of environment on cellular behavior. Now what is this environment? This environment, जो मैं आपसे पूछ रही थी कि what is the answer? How you can change the expression of your gene? You can change the expression of your genes with your what is your physical, social and electromagnetic environment, as well as your beliefs, perceptions, lifestyle, habits, behavior and mind-body practices such as pranic healing. Next. तो इसमें ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं. 2 प्रोसेस होते हैं एपिजेनेटिक्स में, डीएनए मिथलाइजेशन एंड कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स, जो कि जब आपका मातृत्व और पितृत्व मिलकर आपका जब एक बार जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद उनका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे चेंज होता है, उसमें 2 प्रोसेस हैं. एक है डीएनए मिथलाइजेशन और दूसरा है हिस्टोन मॉडिफिकेशन. अब आज की डेट में जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसी ड्रग्स निकाल रहे हैं, ऐसी जो मेडिसिन निकाल रहे हैं. अगर वो मॉडर्न मेडिसिन की बात करें और अगर आयुर्वेद के पीछे भी वो है. अभी डे बिफोर यस्टरडे आई वाज एट एम्स विद डॉक्टर के दीपक, की हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी. सो ही इज आफ्टर दिस कि हम लोग कैसे आयुर्वेद की जो ड्रग्स हैं, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, चाहे वो कैंसर है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, उसमें हम एपिजेनेटिकली कैसे उसमें चेंजेस ला सकते हैं. अगर ऑलरेडी दैट कंपोनेंट इज इन आवर जीन्स, राइट, कि हम लोग if a patient is going to manifest in adulthood, उसमें वो डिजीज होने वाली है, epigenetically how we can do the studies with the Ayurvedic formulations. It is a proud moment of you all guys that you can take up such kind of research studies in future, taking the basic fundamental concepts intact, right? So ये जो 2 प्रोसेस हैं, यही 2 प्रोसेस, ये जो 2 स्टेप्स हैं, इन्हीं की वजह से जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज होता है. और हमें अब स्टडी करनी है कि ऐसी डाइट, कौन सी ऐसी डाइट है, कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल है, कौन सी ऐसी ड्रग है जिससे हम ये जो 2 प्रोसेस हैं, जो मिथलाइजेशन और कोवेलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन, इसको रिवर्स कर सकते हैं और उसका एक्सप्रेशन चेंज करके हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, राइट? मतलब अगर उसके जेनेटिकली भी अगर उसकी फैमिली में भी वो हिस्ट्री है, यू कैन डेफिनेटली चेंज द मैनिफेस्टेशन. नेक्स्ट प्लीज. सो ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया है कि जो NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, शायद आप सबको नहीं मालूम, मेरे को स्पीकर्स जो हैं वो जानते हैं कि वो सबसे लीडिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस में जो है. इट हैज डेजिग्नेटेड एज अ मेजर रोड मैप इसको एपिजेनेटिक साइंस को बताया है. तो आपको ये बहुत प्राउड होना चाहिए कि जो आज की जो साइंस है, जिसको NIH एक रोड मैप बनाना चाहता है, वो साइंस, वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आप अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, BMS फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, जिसको आप बहुत रोते करते मतलब आप पास भी होते हो और फिर उसके बाद कहते हो क्या बोरिंग साइंस है, ये हम लोग साइंस पढ़ के आए थे, क्या पढ़ना पड़ रहा है, हमें श्लोक पढ़ने पड़ते हैं. ऐसा नहीं करना, ठीक है? उसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करनी है. और एक श्लोक, मेरा जो मानना है, आयुर्वेद की एक श्लोक में उसको अगर आप साइंटिफिकली समझोगे तो यू कैन टेक दिस आयुर्वेदा लेके जा सकते. एलोपैथी के पीछे नहीं भागना है. एलोपैथी आपको आना चाहिए, मॉडर्न पर्सपेक्टिव आपको आना चाहिए. मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच में अब विश्वास रखती हूँ. इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए, बट उसको सिर्फ समझने तक ही रखिए, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाना है. हमने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना. हमने अपनी आयुर्वेद साइंस को उसके ऊपर हावी करनी है. ठीक है, करेंगे ना आप लोग? यस. नेक्स्ट प्लीज. सो वेयर इज एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स इज एवरीवेयर. कैसे? छोटी सी बात बताती हूँ. अभी आज के टाइम में आप बैठे हो यहाँ पर,
ठीक है, whatever you are hearing, जो कुछ भी आप कर रहे हो, at the very minute level, it is having its impact on the expression of your genes. This is what the epigenetic science is saying. You are listening to me, you are listening, you are, like concentrating on this lecture. This is definitely going to have an impact on at the very minute level on the genetic expression of your genes. Even how we sleep, how we exercise, how we age will affect how your body transcribes the genes. Next, please. Next. So this is another one article which was published, Cancer and Epigenetics, Interrelationship in Prevention and Cure. Next. Next. आयुर्वेद के साथ एपिजेनेटिक्स का क्या ताल्लुकात है वो मैंने आपको सब बताया है. नेक्स्ट. नेक्स्ट. सो दिस इज द लेटेस्ट पब्लिकेशन दैट इज, मुझे लगा जब मैंने काम शुरू किया आज से 10-12 साल पहले, बेसिकली मैंने कैंसर पे वर्क करना स्टार्ट किया. धीरे धीरे करते जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑनेस्टली मुझे यही लगा कि आयुर्वेद को हम बढ़ा सकते हैं सिर्फ मेडिसिन के साथ. ठीक है, एक कंपोनेंट बनाया, एक हर्बल जो है वो फॉर्मुलेशन, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन बनाया और उसके साथ प्राणिक हीलिंग के साथ 4 ग्रुप्स के साथ कंपेयर करके जयपुर में. तो आई वाज लाइक कि मुझे क्लिनिकल वर्क ही करना है आयुर्वेद में. अगर आप बढ़ सकते हो तो दैट इज वोंट हेल्प ऑफ क्लिनिकल स्टडीज, नथिंग एल्स, राइट. धीरे धीरे जब हम इसमें फील्ड में काम करते गए तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट वे इनटू द इंटरनेशनल स्टडीज वी शुड कंसंट्रेट ऑन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स. बिकॉज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे आप जब तक काम नहीं करोगे, जब तक उसको डॉक्यूमेंट नहीं करोगे स्टडीज को, तब तक आप जो सेकंड स्टेप है इंटरनेशनल स्टडीज, क्योंकि इंटरनेशनल स्टडीज में एथिकल जो है वो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं. ठीक है, मेरे को स्पीकर्स जो है वो क्लिनिकल ट्रायल से डॉक्टर पीयूष सुनेजा जी हैं, वो आपको बताएंगे कितनी प्रॉब्लम्स आती है एथिकल हर्डल. ठीक है, आप प्रोक्योरमेंट कैसे कर रहे हो ड्रग का, ये सारी चीजें. बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सिस्टमैटिक रिव्यूज करना और ये स्टडीज करना, इट्स रियली वेरी इजी टास्क एज कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टडीज. तो इसको करते हुए मुझे लगा कि एक जो है ये पब्लिकेशन होना चाहिए, दैट इज एपिजेनेटिक्स एंड आयुर्वेदा, एंड दिस बुक इज आउट नाउ. दिस पब्लिकेशन इज आउट एंड अवेलेबल वेरी सून. इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन Amazon. नेक्स्ट प्लीज. सो लास्ट जून में भोपाल में एक वर्कशॉप हुआ, वो भी एम्स ने करवाया अंडर, जिसमें बताया गया कि योगा रिसर्च है उसको एपिजेनेटिकली कैसे इम्पैक्ट है, चाहे वो कैंसर है चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट. So by taking the knowledge of modern science and combining it with the roots of Ayurveda, there is an opportunity to change the course of some of the most plaguing disorders, including cardiovascular diseases. Next, please. So role of epigenetics in FOD मैं explain कर चुकी हूँ already. Next. So ये 2 स्टडीज जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी कि अब हमें इसको वैलिडेट कैसे करना है. ये मैंने आपको बता दिया कि 5000 years बैक की कॉन्सेप्ट बताया गया है और उसको आज की साइंस मान रही है, पर हम उसको वैलिडेट कैसे करेंगे. वी कैन वैलिडेट विद द डिफरेंट रिसर्च स्टडीज. तो उसमें से एक जो रिसर्च स्टडी है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ षड्गर्भ भाव, 6 प्रोग्रेटिव फैक्टर्स इन प्रेवलेंस ऑफ अर्बुद. इसी तरह से आप दूसरी कोई स्टडी जनरेट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन प्रेवलेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज. Second is critical analysis of Matraj Bhav, maternal factors and their impact on prevalence of fetal origin of fetal diseases, जिसमें से cardiovascular disease एक disease है. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये दोनों स्टडीज जो है हमारी एम्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ चल रही है. नेक्स्ट. सो एपिजेनेटिक्स एंड सीवीडी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं. Epigenetics has been initially studied in patients with cardiovascular diseases for its prominent role in inflammation and vascular involvement. Epigenetic studies in CVD cardiovascular medicine reveal a significant number of modifications affecting the development and progression of cardiovascular disease. In addition, epigenomics are also involved in cardiovascular risk factors such as smoking, diabetes and hypertension. आप बहुत एक सिंपल सी स्टडीज में जनरेट कर सकते हैं कि स्मोकिंग का कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के ऊपर 30 पेशेंट्स लीजिए जो स्मोकर्स हैं और 30 पेशेंट्स लीजिए जो नॉन स्मोकर्स हैं. उसमें आप एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर सकते हैं और उसको फर्दर आप एपिजेनेटिकली जो है वो प्रूव कर सकते हैं कि ये जो उसमें डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन हुआ जब उसने स्मोकिंग छोड़ी तो उसका क्या इम्पैक्ट आया. ठीक है,
नेक्स्ट प्लीज। नीचे के लिए वो नाम की काट दो। सो ये डिफरेंट डिजीजेस हैं कार्डियक हाइपरट्रॉफी, इसमें मैंने बताया है इन स्लाइड्स में, इसमें जो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं वो क्या क्या होते हैं। कार्डियक हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, नेक्स्ट प्लीज। हार्ट फेलियर में ये सारी बहुत कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा आप सब लोगों की स्टेज के लिए। नेक्स्ट रिदमियाज में एपिजेनेटिक क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। नेक्स्ट वास्कुलर डिजीजेस में, नेक्स्ट प्लीज। सो अगर ये एपिजेनेटिक चेंजेस अगर ना हो तो जो नेक्स्ट, सो आयुर्वेदा जो है वो हमें इट गिव्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंट्यूटिव अप्रोच टू हेल्दी ईटिंग व्हिच एम्फसाइज फ्रेशनेस, मॉडरेशन, ये सारी चीजें हमें बताई हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के लिए। तो ये एपिजेनेटिक साइंस आज की डेट में इसको एडवोकेट करती है। नेक्स्ट प्लीज। So epigenetics is likely to involve in the biology of major disciplines of cardiovascular medicine. Today, there are no significant reports of epigenetics contribution in clinical practice or therapeutics in CVD, whereas in cancer, DNA methylation inhibitors, histone methylation inhibitors, and histone deacetylase inhibitors have been successful so far. Understanding the epigenetic mechanism, their interactions and alterations using translational research approaches or large human cohorts promises to make a significant contribution to our understanding of CVDs. Next. So in future, जैसे पैरेलली मॉडर्न साइंस इसको ट्राई कर रही है कि उनकी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ जो है वो किस तरह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे भी इम्पैक्ट हो सकता है, इसी तरह से हमारी आयुर्वेदिक जो हर्ब्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, कंपोनेंट्स दैट कैन रेगुलेट सीवीडी एंड इन्फ्लेमेटरी पाथवेज वाया एपिजेनेटिक्स। नेक्स्ट। सो फ्यूचर पर्सपेक्टिव यही है। नेक्स्ट बताएं। That understanding and manipulating the epigenome, a potentially reversible source of biological variation, has great potential in cardiovascular diseases. मतलब जब भी आप पेशेंट देखें तो उसकी जो बैकडेट हिस्ट्री है उसको भी जानने की कोशिश करिए, जो इसका जो मैसेज है आपको। और दूसरा ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके ऊपर भी आप एक पूरी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो उसके होने वाले बेबी को वो चीज़ ना हो। हमारे बताए हुए जो गर्भ शरीर में ही जो उसमें बताया हुआ है गर्भ का मासानुमासिक है, उसको ऐसे नहीं लेना कि सिर्फ नंबर लेने के लिए आपने उसको क्रैमिंग करके और उसको पास होना है। दे आर वेरी मच साइंटिफिक थिंग्स, तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड, दिस 58। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेरा बेसिकली जो आपको बताने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं आयुर्वेद में, दे ऑल आर साइंटिफिक। उसको हमें कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में और उसको टेक्निकली हमें साइंटिफिकली हमें एविडेंस क्रिएट करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना है विद सच काइंड ऑफ स्टडीज। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट है कि हमें मेडिसिन के इंटरवेंशंस के साथ पेशेंट्स को ठीक करना है। दैट इज फाइन, हम ठीक कर रहे हैं उसको, पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। जैसे उसमें मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, एथिकल हर्डल्स आते हैं, आपकी जो ड्रग है वो किस तरह की है, उसमें कोई किसी तरह का अडल्ट्रेशन तो नहीं है। आई थिंक आप एग्री करोगे कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, उसको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। तो इन स्टडीज को करना इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है और उसके कंपैरेटिवली इन स्टडीज को कंडक्ट करना तो ईजी है, राइट। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके बताए हैं वो सबके सब जो है वो साइंटिफिक हैं, उनको आप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करिए, उनका रिकॉर्ड्स बनाइए, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज करिए, देन यू कैन गो लाइक उसमें आप लीड ले सकते हैं। सो ये मैंने चरक संहिता का कोड डाला है, तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस दिखाएं नेक्स्ट स्लाइड में, जो जिनके बेस पे ये सारा स्टडी करा है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क मी, कुछ अगर आप पूछना चाहें तो। एनी क्वेरी? आप लोग ऊपर बैठे हैं, आपने सुना लेक्चर? क्या समझ में आया आपको? कोई डाउट नहीं है? यस। कोई जीन को चेंज किया ना, कोई भी डिजीज ठीक कर सकते हैं। तो आप अगर जीन को चेंज
एज ना कोई डिसऑर्डर ठीक हो रहा है, तो अगर कुछ बेबी के आने के बाद अगर 10-5 साल बाद पता चल रहा है कि इसको HIV है, क्या वो ठीक हो सकता है? बेटा जो एपिजेनेटिक साइंस है वो लिमिटेड है कुछ डिजीजेस के लिए, जो अभी मैंने आपको बताया कि इट्स ओनली 20 इयर्स बैक साइंस, ठीक है। इसमें जो मेन स्टडी हुई है वो कैंसर पे हुई है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे हुई है, डायबिटीज पे हुई है, आर्थराइटिस पे हुई है, जिनमें ये पता चल पाया है कि ये पर्टिकुलर जो एपिजेनोम है ये रिस्पॉन्सिबल है। एपिजेनोम मतलब जो एक्सप्रेस जीन है, एक्सप्रेस जो वो पार्ट है उस जीन का, उसको एपिजेनोम बोलते हैं। वो जो है वो एक्सप्रेस हुआ है, उसको अगर हम ठीक कर दें विद द हेल्प ऑफ डाइट और विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, तो हम उसका एक्सप्रेशन चेंज करके उसको बैक लेके जा सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है।